नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। रिपोर्ट एट 10 में आप सभी का बहुत स्वागत है। इसमें हम आपको बताएंगे आज दिन भर से जुड़ी 10 बड़ी महत्वपूर्ण खबरें और बताएंगे उनके मायने क्या हैं, और ये बताएंगे हमारे साथी रिपोर्टर्स। और आपको शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं कि आज की जो वो बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें हैं वो कौन कौन सी हैं, जो रिपोर्ट एट 10 में हम आपको बताने जाएंगे। आपको बता दें कि आज सबसे पहले हम बात करेंगे भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका की त्रिपक्षीय मंत्र की। इसके मायने बताएंगे। साथ ही आज हम नजर डालेंगे घुसपैठियों पर सख्त उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, क्या संदेश दे रहे हैं योगी आदित्यनाथ बताएंगे। और मदनी ने अब क्या विवाद खड़ा कर दिया है, इसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। साथ ही कर्नाटक कांग्रेस में तकरार, खड़गे क्यों है परेशान, ये भी हम आपको रिपोर्ट एट 10 में बताएंगे। साथ ही राम मंदिर पर फहराएगी धर्म ध्वजा, उसकी भी झलक आपको इसके जरिए हम दिखाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं रिपोर्ट एट 10 और आपको बताएंगे इसके आगे क्या रुक जाएगा रूस यूक्रेन युद्ध, ये बड़ी खबर भी हम आपको इसके माध्यम से बताएंगे। और गाजा में फिर बरस रहे हैं इजराइल के बम, इसके मायने क्या है, इन पर भी होगी हमारी नजर। साथ ही अब आसानी से मिलेगी एक्स हैंडल की लोकेशन, क्या बदलाव हुआ है, क्या नया फीचर है वो बताएंगे। और क्या ड्रॉ हो जाएगा गुवाहाटी टेस्ट, इस पर भी होगी हमारी नजर। और रिपोर्ट एट 10 में आपको बताएंगे इफ्फी में तमिल फिल्म लॉकडाउन का जलवा। तो आइए शुरू करते हैं हमारा ये खास कार्यक्रम रिपोर्ट एट 10। दक्षिण अफ्रीका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के अलावा कई अन्य गतिविधियों में हिस्सा लिया। इसमें इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका के बीच का शिखर सम्मेलन काफी महत्वपूर्ण था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को जोहान्सबर्ग G20 शिखर सम्मेलन के तीसरे सत्र को संबोधित किया। पीएम ने कहा कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, अवसर और संसाधन दोनों कुछ ही हाथों में केंद्रित हो रहे हैं। विश्व में क्रिटिकल टेक्नोलॉजी पर बढ़ते संघर्ष का जिक्र करते हुए पीएम ने उस तकनीकी विकास पर जोर दिया जो वित्त केंद्रित के बजाय मानव केंद्रित हो। पीएम ने प्रभावी मानव निरीक्षण, सुरक्षा, पारदर्शिता और डीप फेक व अपराध में एआई उपयोग पर प्रतिबंध के साथ एक ग्लोबल एआई कॉम्पैक्ट बनाने पर जोर दिया। पीएम ने कहा कि तेज नवाचार के लिए टैलेंट मोबिलिटी को अनलॉक करना आवश्यक है और G20 को इसका वैश्विक ढांचा तैयार करना चाहिए। एक संवेदनशील और दूरगामी दृष्टिकोण की जरूरत बताते हुए पीएम ने कहा कि देशों को केवल मार्केट्स के तौर पर नहीं देखा जा सकता। पीएम ने G20 शिखर सम्मेलन से इतर भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका इफ्सा शिखर सम्मेलन में भी हिस्सा लिया। बैठक में ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा भी शामिल हुए। बैठक में पीएम ने आतंकवाद की रोकथाम के लिए घनिष्ठ समन्वय को जरूरी बताया। कहा, आतंकवाद से लड़ते समय दोहरे मापदंडों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। तीनों देशों के बीच डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे में सहयोग के लिए पीएम ने इफ्सा डिजिटल इनोवेशन अलायंस की स्थापना का प्रस्ताव रखा। पीएम ने जलवायु अनुकूल कृषि के लिए इफ्सा कोष का भी प्रस्ताव रखा। जोहान्सबर्ग में रविवार को भी पीएम ने कई द्विपक्षीय बैठकें की। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा के साथ बैठक में वाणिज्य, संस्कृति, निवेश संबंधों को बढ़ावा देने और प्रौद्योगिकी, कौशल विकास, एआई, महत्वपूर्ण खनिजों आदि में सहयोग में विविधता लाने पर चर्चा हुई। जापान की पीएम साने ताकाइची के साथ बैठक में नवाचार, रक्षा और टैलेंट मोबिलिटी जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर बातचीत हुई। पीएम ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ भी द्विपक्षीय बैठक की। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के साथ भी प्रधानमंत्री की बैठक में अहम मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ। प्रधानमंत्री की नीदरलैंड के प्रधानमंत्री डिक शूफ और जमैका के अपने समकक्ष एंड्रयू होलनेस से भी मुलाकातें हुईं। रविवार को ही जोहान्सबर्ग G20 शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ। राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा ने समूह की अध्यक्षता अमेरिका को सौंपे जाने की घोषणा की। अगले वर्ष G20 शिखर सम्मेलन उसी की मेजबानी में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा से भी बात की। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
उत्तर प्रदेश में जारी एसआईआर के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी डीएम को बुलाकर घुसपैठियों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। वहीं असम में भी अवैध घुसपैठियों को बाहर निकालने की प्रदेश सरकार की मुहिम तेजी से जारी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अवैध घुसपैठियों पर त्वरित और सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि कानून व्यवस्था और सामाजिक समरसता सरकार की पहली प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता नहीं किया जा सकता। उन्होंने जिला अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि घुसपैठियों की पहचान कर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। साथ ही मुख्यमंत्री ने सभी जिलों में अस्थायी डिटेंशन सेंटर बनाने के भी निर्देश दिए हैं। वहीं असम में अवैध घुसपैठियों के खिलाफ सरकार का एक्शन जारी है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने 7 घुसपैठियों को वापस बांग्लादेश भेजने की तस्वीरें खुद सोशल मीडिया पर शेयर की। पश्चिम बंगाल में भी एसआईआर जारी है। एसआईआर के बीच ही अवैध घुसपैठियों के बांग्लादेश लौटने की खबरें भी सामने आ रही हैं। प्रदेश के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा है कि वो खुद बांग्लादेश से सटी सीमा पर जाएंगे और रियलिटी चेक करेंगे। In such situations, it is better to avoid knee-jerk reactions. What the Chief Minister has pointed out has to be examined in detail, in depth, and I am sure that we have an election commission which is strong enough, which has a balanced outlook. All these issues can be examined properly and appropriate solutions found. But what is required is free and fair elections in this country has to be followed meticulously. I will be visiting the border to make a reality check and then I will comment on that. चुनावों से कुछ महीने पहले पश्चिम बंगाल में चल रही एसआईआर की प्रक्रिया के बाद राज्य में सियासी पारा गर्म है। राज्यपाल के बॉर्डर पर जाने के बयान पर भी प्रदेश में सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस नाराजगी जाहिर कर रही है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर के बीच अवैध घुसपैठियों के वापस लौटने की खबरें आ रही हैं। प्रदेश के राज्यपाल सीवी आनंद बोस के बॉर्डर पर जाकर रियलिटी चेक करने के बयान के बाद प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। पश्चिम बंगाल में भाजपा घुसपैठियों को लेकर हमलावर है और कह रही है एसआईआर के बाद अवैध घुसपैठियों की पहचान हो रही है। दिल्ली ब्लास्ट की जांच के बीच जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने न्यूयॉर्क के मेयर जोरान ममदानी का हवाला देते हुए विवादित बयान दिया है। कांग्रेस ने इस बयान का खुलकर समर्थन किया है तो वहीं भाजपा ने इस बयान को गैर जिम्मेदाराना बताया है। मदनी ने देश में मुसलमानों के साथ भेदभाव का आरोप लगाया है। जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष शरद मदनी का कहना है कि एक मुसलमान लंदन, न्यूयॉर्क में मेयर बन सकता है, लेकिन भारत में मुसलमान किसी विश्वविद्यालय का कुलपति नहीं बन सकता। मदनी ने कहा कि अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करता है तो उसे आजम खान जैसी सजा भुगतनी पड़ती है। उन्होंने अल-फलाह यूनिवर्सिटी के संस्थापक जवाद अहमद सिद्दीकी का उदाहरण दिया, जो फिलहाल दिल्ली ब्लास्ट की जाँच के कारण ईडी की कस्टडी में है। बीजेपी ने अरशद मदनी के आरोप को गलत बताया। मदनी के बयान पर तीखा पलटवार करते हुए भाजपा ने कहा कि भारत का मुसलमान भारत का राष्ट्रपति बन सकता है, क्रिकेट हॉकी का कप्तान बन सकता है। मदनी के बयान की आलोचना करते हुए एनडीए के तमाम नेताओं ने अरशद मदनी से माफी की मांग की है। भारत का मुसलमान भारत का राष्ट्रपति बन सकता है, क्रिकेट हॉकी का कैप्टन बन सकता है, भारत का मुसलमान चीफ जस्टिस बन सकता है, भारत का मुसलमान एयर चीफ मार्शल बन सकता है, भारत का मुसलमान हर वो पद को पा सकता है जो भारत के संविधान ने उसको अधिकार दिया है। तो कुल मिलाकर दिल्ली ब्लास्ट की जांच के बीच अरशद मदनी के बयान ने एक नई सियासी बहस को जन्म दिया है। फिलहाल दिल्ली ब्लास्ट को लेकर देश की जांच एजेंसियां अपने काम में जुटी हैं और पूरे मामले पर देश की नजर बनी हुई है। अरशद मदनी अपने विवादित बयानों को लेकर पहले भी चर्चाओं में रह चुके हैं। अरशद मदनी पहलगाम और घुसपैठ जैसे संवेदनशील मुद्दों पर विवादित बयान दे चुके हैं। कर्नाटका में मुख्यमंत्री पद को लेकर खींचतान जारी है। कर्नाटक की कांग्रेस विधायकों के दिल्ली में जुटने के बीच प्रदेश गृह मंत्री ने ये कहा है कि मुख्यमंत्री को बदलने का फैसला कांग्रेस हाईकमान तय करेगी। मुख्यमंत्री को बदलना है या ना बदलना है, ये फैसला भी कांग्रेस हाईकमान लेता है। कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद को लेकर जारी खींचतान अब खुलकर बाहर आ चुकी है। उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाने की सुगबुगाहट तेज होती जा रही है।
प्रदेश कांग्रेस में खींचतान अब आला कमान तक पहुंच चुकी है। खुद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी कर्नाटक के हालात से परेशान दिख रहे हैं। खड़गे ने कहा कि वो रिपोर्ट हाईकमान को सौंप देंगे। माना जा रहा है कि खड़गे सोमवार को दिल्ली जा सकते हैं। ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು सही। वहीं प्रदेश में मुख्यमंत्री बदलने की चर्चाओं के बीच प्रदेश के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा है कि 2.5 साल बाद मुख्यमंत्री बदलने का कोई फॉर्मूला सेट नहीं किया गया था। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बदलने का फैसला आला कमान को करना है और अब तक इस बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। यह पहला मौका नहीं है जब कर्नाटक के मुख्यमंत्री बदलने की चर्चा हो रही है। बीते 2.5 साल में कई बार डीके शिव कुमार का नाम मुख्यमंत्री के लिए सामने आ चुका है। हालांकि इस बार कर्नाटक के विधायकों का दिल्ली जाना और फिर पार्टी अध्यक्ष का स्पष्ट तौर पर कोई बयान न देना मामले की गंभीरता की तरफ इशारा कर रहा है। प्रदेश में कांग्रेस सरकार को 2.5 साल पूरा हो चुका है। इस दौरान डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाने की प्रयास तो हो चुकी है, लेकिन हालांकि अब तक कांग्रेस के किसी नेता ने अधिक तौर पर मुख्यमंत्री बदलने की सीधा बयान नहीं दिया है। राम मंदिर के मुख्य शिखर पर भव्य ध्वजारोहण की तैयारियां अंतिम दौर में हैं। मंदिर के कोने कोने को बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया है। पूरे प्रदेश में उत्सव का माहौल है। 25 नवंबर को मंदिर के शिखर पर ध्वजा लगाई जाएगी। अयोध्या फिर सज रही है, राजा राम की नगरी फिर संवर रही है। इस बार मौका आया है राम मंदिर पर धर्म ध्वजा लहराने का, जिसकी तैयारियां आखिरी दौर में हैं। अयोध्या की सड़कों पर राम धुन बज रही है, चहुं ओर भजन कीर्तन हो रहे हैं। 25 नवंबर को राम मंदिर पर धर्म ध्वजा फहराई जाएगी। इस आयोजन के लिए पूरी अयोध्या नगरी को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी 4 बार आ चुके हैं, 5वां अवसर है और ये किसी भी मंदिर के लिए सार्वजनिक होने का सबसे अंतिम प्रसंग है ध्वजारोहण। 191 फीट की ऊंचाई पर मंदिर पर ध्वज फहराया जाएगा। धर्म ध्वजा 22 फीट लंबी और 11 फीट चौड़ी होगी। इस धर्म ध्वजा का वजन 2.5 किलोग्राम होगा, जिस पर सूर्यवंश के प्रतीक सूर्य के साथ ओंकार का चिन्ह बना है। इस समारोह में प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो साकेत महाविद्यालय से शुरू होकर राम मंदिर तक होगा। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ मंदिर के शिखर पर केसरिया रंग की ध्वजा फहराई जाएगी। ध्वजारोहण कार्यक्रम को लेकर पूरी अयोध्या नगरी में उत्सव और उत्साह का माहौल है। ध्वजारोहण इस बात का प्रतीक है कि अब मंदिर पूर्ण हो चुका है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों के लिए एक पत्र भी लिखा है। उन्होंने कहा है कि अयोध्या को असंख्य संतों, राम भक्तों और योद्धाओं के बलिदान से वैभव की दोबारा प्राप्ति हुई है। मंदिर पर धर्म ध्वजा की स्थापना को शांति और समृद्धि से जोड़ा जा रहा है। मंदिर पर धर्म ध्वजा की स्थापना प्रतीक है इस बात का कि मंदिर निर्माण का काम पूरा हो गया है। और इसी के साथ फिलहाल रिपोर्टर 10 में हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। हिंग देना, वो वाली MDH की सुपर हींग। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। असली मसाले सच सच MDH। जरा सी हंसी दुलार जरा सा, the taste of India। जरा सी अनबन प्यार जरा सा, the taste of India। यही तो अमूल है स्वाद इंडिया का, यही तो अमूल है taste of India। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती। इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। गोल्डी
छोले मसाले जहाँ जाए लिस्टें बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। क्या आपको है आकर्षक बचत विकल्पों की तलाश? LIC प्रस्तुत करता है नवजीवन श्री सिंगल प्रीमियम प्लान। एक मुश्त प्रीमियम राशि जमा करें, जीवन बीमा कवर का आनंद उठाएं, परिपक्वता पर गारंटीकृत निश्चित राशि प्राप्त करें, तरलता विकल्प भी उपलब्ध। अभी खरीदें। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक छूट, नियम और शर्तें लागू। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी। MDH। एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं रिपोर्ट एट 10 और अब बात रूस और यूक्रेन जंग की, जिसे रोकने की नई कोशिशें तेज हो गई हैं। कई प्रयासों में मात खाने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने यूक्रेन को लेकर एक नई शांति योजना पेश की है। शांति योजना की शर्तों ने पूरे यूरोप में खलबली मचा दी है। जिनेवा में होने वाली बैठक से पहले कई देशों ने ट्रंप की शांति योजना को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की थी, जिसका जवाब देते हुए ट्रंप ने कहा कि युद्ध रुकवाने के लिए अमेरिका का यह अंतिम प्रयास नहीं है। कई असफल प्रयासों के बाद रूस यूक्रेन युद्ध रुकवाने की एक और जोरदार कोशिश स्विट्जरलैंड के जिनेवा में की जा रही है। जिनेवा में शांति प्रयासों के अगुआ देशों का मजमा लगा हुआ है। बातचीत के जरिए बंदूकों और तोपों को शांत करने के लिए अमेरिका, यूक्रेन और उसके यूरोपीय सहयोगियों के प्रतिनिधिमंडल बैठक कर रहे हैं। बैठक में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो और विशेष दूत स्टीव विटकॉफ शामिल हो रहे हैं। बैठक राष्ट्रपति ट्रंप की 28 पॉइंट की शांति योजना के प्रस्ताव पर हो रही है, लेकिन शांति योजना की शर्तों पर कई देशों ने चिंता जाहिर की है। यूरोप में भी इस प्रस्ताव पर असहमति के स्वर बुलंद हो रहे हैं। शांति प्रस्ताव 28 बिंदुओं पर आधारित है। इसमें यूक्रेन को डोनबास क्षेत्र छोड़ने और सीमा पर सेना की संख्या घटाने के अलावा कई तरह के हथियारों को भी त्यागना होगा। इसके तहत अमेरिका कीव को दी जाने वाली सहायता में कटौती करेगा। साथ ही यूक्रेन की जमीन पर विदेशी सैनिकों की तैनाती की भी अनुमति नहीं दी जाएगी। यूक्रेन को पश्चिमी देशों से मिलने वाले लंबी दूरी के हथियारों पर भी रोक लग जाएगी। अमेरिका और अन्य देश डोनबास और क्रीमिया को कानूनी रूप से रूस का हिस्सा मान सकते हैं। हालांकि यूक्रेन से ऐसा करने की मांग नहीं की जाएगी। दक्षिणी खेरसोन और जापोरोजे क्षेत्रों में बातचीत के आधार पर रूस कुछ भूभाग वापस कर सकता है। ट्रंप के 28 पॉइंट वाले पीस प्लान को लेकर जेलेंस्की टाल मटोल कर रहे हैं। इसके बाद ट्रंप ने जेलेंस्की को अब अल्टीमेटम दे दिया है। युद्ध समाप्ति का यह अंतिम प्रयास नहीं है, लेकिन अगर यूक्रेन चाहे तो पूरी ताकत के साथ लड़ाई जारी रख सकता है। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अमेरिकी प्रस्ताव पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि ये मसौदा रूस के हितों के करीब दिखाई दे रहा है और यूक्रेन पर इसे मानने का दबाव भी बढ़ रहा है। यूरोपीय देशों ने एक बार फिर दोहराया कि किसी भी देश की सीमाएं बलपूर्वक नहीं बदली जानी चाहिए और यदि यूक्रेन अपनी वर्तमान स्थिति को छोड़ देता है तो वो भविष्य के लिए असुरक्षित हो जाएगा। जहां एक और अमेरिका, यूक्रेन और उसके यूरोपीय साथियों का प्रतिनिधिमंडल जिनेवा में बैठक कर रहा है, वहीं दूसरी ओर इस योजना को मानने के लिए अमेरिका यूक्रेन का हाथ भी मरोड़ रहा है। जिनेवा बैठक पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हैं, क्योंकि पिछले 4 साल से जारी जंग हर बीतते दिन के साथ यूरोप पर भारी पड़ रही है। गाजा में शनिवार को हुए इजरायली हवाई हमलों में कम से कम 20 लोगों की मौत हो गई। करीब 6 सप्ताह पहले हुए सीज फायर के बाद यह सबसे बड़े हमलों में से एक था। इजराइल का कहना है कि हमास के एक सशस्त्र आतंकी ने इजरायली नियंत्रण वाले क्षेत्र में घुसकर हमले की कोशिश की, जिसके जवाब में कार्रवाई की गई। गाजा में स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक पहला हमला गाजा शहर के रिमाल इलाके में हुआ, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। इस हमले के कुछ देर बाद इजरायली वायुसेना ने गाजा के मध्य क्षेत्र देर अल बला और नुसीरत कैंप में 2 घरों पर हवाई हमले किए। इनमें कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। इसके बाद पश्चिमी गाजा शहर में भी एक हमला हुआ, जिसमें 5 और लोगों की मौत हुई। वहीं इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इन हमलों में हमास के 5 सदस्यों के मारे जाने की बात कही है। इजरायली सेना का कहना है कि मारे गए लोगों में हमास के हथियारबंद विंग अल-क़साम ब्रिगेड का एक कमांडर भी शामिल है।
इजरायली सेना का कहना है कि हथियारबंद हमलावर गाजा पट्टी में इजरायली नियंत्रण वाली येलो लाइन को पार कर गया था, जिसके बाद उसने इजरायली सैनिकों पर गोलियां चलाईं। इजरायल का दावा है कि यह घटना उस इलाके में हुई जहां मानवीय मदद पहुंचाने वाला रास्ता मौजूद है। इजरायल ने इसे संघर्ष विराम का उल्लंघन बताते हुए जवाबी कार्रवाई को अंजाम देने की बात कही है। इसके अलावा इजरायल ने रविवार को लेबनान में हिजबुल्लाह के एक सदस्य पर भी हमला करने की बात कही है। हम आतंक पर कई मोर्चों पर हमला कर रहे हैं। इजरायली सेना ने लेबनान में हमला किया और हम गाजा पट्टी में भी यही कर रहे हैं। हमास ने हमारे इलाके में घुसपैठ कर हमारे सैनिकों को नुकसान पहुंचाने की कई कोशिशें की। हमने इसे नाकाम कर जवाबी कार्रवाई भी की। वहीं दूसरी तरफ सीजफायर उल्लंघन को लेकर मिस्र से बातचीत की खबरें भी सामने आ रही हैं। बताया जा रहा है कि हमास का एक प्रतिनिधिमंडल इस मुद्दे पर संघर्ष विराम के मध्यस्थों से बातचीत करने के लिए मिस्र पहुंचा है। फिलिस्तीनी अधिकारियों के मुताबिक सीजफायर लागू होने के बाद इजरायली हमलों में 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। दोनों पक्ष एक दूसरे पर सीजफायर के उल्लंघन का आरोप लगा रहे हैं। देखना होगा कि स्थायी शांति के दावे के साथ राष्ट्रपति ट्रंप की कोशिशों से हुआ यह सीजफायर आखिर कितने दिन टिक पाएगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने अपना एक नया फीचर शुरू किया है। इसके तहत आप एक क्लिक पर किसी भी अकाउंट की सारी जानकारी, सारी मालूमात हासिल कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अबाउट दिस अकाउंट पर जाना है, वहां पर क्लिक करना है और एक क्लिक करते ही आपको सारा डाटा मिल जाएगा। एक्स ने अबाउट दिस अकाउंट नाम से एक नए फीचर को लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से आप ये जान सकते हैं कि किसी भी पोस्ट को किस देश से किया गया है। मतलब सीधे शब्दों में समझे तो ये हैंडल की लोकेशन को बताता है। इसके अलावा संबंधित हैंडल को कब बनाया गया, कब कब इसका यूजर नेम बदला गया, अकाउंट कहां से सबसे ज्यादा एक्टिव है, ये सारी कुंडली अब एक क्लिक पर मौजूद है। दरअसल किसी भी एक्स हैंडल के बारे में जानना बेहद सरल हो गया है। किसी भी एक्स हैंडल को जानने के लिए आपको बस उस एक्स हैंडल के प्रोफाइल पर क्लिक करना है। उसके बाद अकाउंट के बारे में विकल्प चुनकर उसकी लोकेशन और उससे जुड़ी दूसरी जानकारी हासिल की जा सकती है। आखिरकार एक्स ने अपने हैंडल्स के लोकेशन को सार्वजनिक करने का फैसला क्यों किया? दरअसल सोशल मीडिया के लगातार बढ़ते दुरुपयोग जैसे ऑनलाइन फ्रॉड, ब्लैकमेलिंग, स्कैम जैसी चीजों पर लगाम लगाने के लिए ऐसा करना जरूरी था। भारत सहित पूरी दुनिया में एक्स प्लेटफॉर्म के खिलाफ दुरुपयोग की शिकायतें सामने आ रही हैं। दरअसल आईटी एक्ट की धारा 69A के तहत सरकार को नोटिस भेजने का अधिकार है। ब्लॉगिंग नियमों का पालन न करने पर कार्रवाई करने का अधिकार हासिल है, जिसमें 7 साल तक की जेल का प्रावधान भी है। देश में अगस्त 2019 में देश विरोधी गतिविधियों के चलते कुछ एक्स हैंडल्स पर रोक लगाई गई। कर्नाटक हाई कोर्ट ने नियमों की अनदेखी पर एक्स पर 50 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। किसान आंदोलन के दौरान केंद्र की शिकायत पर एक्स ने 500 से अधिक हैंडल्स को सस्पेंड किया। सरकार की आपत्ति के बाद एक्स ने आपत्तिजनक पोस्ट की विजिबिलिटी को घटाया है। आपको बताते चलें कि विदेश में बैठकर देश को बदनाम करने का सिलसिला बहुत पुराना है। चाहे किसान आंदोलन हो, ऑपरेशन सिंदूर या फिर हिंदू विरोधी मानसिकता को बढ़ावा देने, ये अकाउंट समय समय पर एंटी इंडिया गतिविधियों में शामिल रहे हैं। लेकिन अब एक्स के नए फीचर आने के बाद इनका लिटमस टेस्ट शुरू हो गया है। लोकेशन सामने आने के बाद कई चर्चित अकाउंट की असलियत अब सामने आ गई है। गौरतलब है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लगातार इसके दुरुपयोग के आरोप लगते रहे हैं। यही वजह है कि एक्स ने इस बार इस कदम को उठाकर तमाम तरीके के आरोपों पर पूरी तरीके से विराम लगाने की कोशिश की है। खेल के लिहाज से आज का संडे सुपर संडे साबित हुआ, जहां भारतीय खिलाड़ियों ने बैडमिंटन के कोर्ट से लेकर क्रिकेट के मैदान तक अपने नाम की धूम मचाई। रविवार का दिन भारतीय खेल प्रेमियों के लिए जीत की बड़ी खबर लेकर आया, जहां पहली बड़ी खबर बैडमिंटन के मोर्चे से आई। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर 500 का खिताब अपने नाम किया। लक्ष्य ने फाइनल मुकाबले में जापान के यूशी तनाका को 21-15, 21-11 के सीधे गेम में शिकस्त दी। लक्ष्य ने फाइनल मुकाबले को महज 38 मिनट के अंदर अपने नाम किया। लक्ष्य की ये जीत इसलिए भी बड़ी रही क्योंकि इस सीजन की ये उनकी पहली खिताबी जीत रही। वहीं दूसरी बड़ी खबर महिला दृष्टिबाधित T20 विश्व कप से आई, जहां भारतीय टीम ने इस खिताब को अपने नाम किया। भारत ने नेपाल की टीम को फाइनल में 7 विकेट से हरा दिया। इस टूर्नामेंट में भारत और नेपाल के अलावा ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, पाकिस्तान और श्रीलंका की टीमों ने भी हिस्सा लिया था। हालांकि गुवाहाटी टेस्ट में भारत की पकड़ कमजोर होती दिखी।
यहाँ दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज सेनुरन मुथुसामी ने शतक जड़ दक्षिण अफ्रीका के स्कोर को 489 तक पहुँचा दिया। दिन का खेल खत्म होने पर भारत ने बगैर किसी नुकसान के 9 रन बना लिए। यकीनी तौर पर 2 सफलताएं आज के दिन मिली हैं। ये सफलता बड़ी भी हैं और इतिहास में याद भी रखी जाएंगी। लेकिन अब बात गुवाहाटी टेस्ट की है, जहां एक बार फिर से भारतीय बल्लेबाजों को खुद को साबित करने की बड़ी चुनौती सामने होगी। गोवा में आयोजित 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में तमिल फिल्म लॉकडाउन का वर्ल्ड प्रीमियर हुआ। इस प्रीमियर में दर्शकों का भीड़ उमड़ा। वहीं हिंदी फिल्म वध 2 का भी वर्ल्ड प्रीमियर हुआ, जिसने दर्शकों से वाहवाही लूटी। रंगारंग कार्यक्रमों के बीच भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की धूम है। 56वें फिल्म महोत्सव में भारतीय पैनोरमा और गाला प्रीमियरों की सीरीज का आयोजन हो रहा है। भारतीय पैनोरमा में तमिल फिल्म लॉकडाउन की धूम रही। इस फिल्म को AR जीव ने निर्देशित किया है। फिल्म में अनुपमा परमेश्वरम मुख्य भूमिका में है। 5 दिसंबर को फिल्म रिलीज से पहले इसका वर्ल्ड प्रीमियर चर्चा में है। फिल्म महोत्सव में हिंदी फिल्म वध 2 का वर्ल्ड प्रीमियर भी चर्चा में रहा। इस फिल्म में नीना गुप्ता और संजय मिश्रा अहम भूमिका में हैं। फिल्म का निर्देशन जसपाल सिंह संधू ने किया है। उज्बेकिस्तान की फिल्म इन परस्यूट ऑफ स्प्रिंग भी अपनी स्टोरी और संवेदनशील प्रस्तुति के लिए उत्सुकता का केंद्र बनी हुई है। महोत्सव में फिल्म स्क्रीनिंग के साथ ही ज्ञानवर्धक मास्टर क्लास और पैनल चर्चाओं का भी आयोजन हो रहा है। अभिनेता अनुपम खेर ने गिविंग अप इज नॉट अ चॉइस मास्टर क्लास में अपने फिल्मी सफर और अनुभवों को साझा किया। फिल्म फेस्टिवल में लता मंगेशकर मेमोरियल टॉक के साथ ही ग्लोबल नैरेटिव थ्रू इंडिपेंडेंट सिनेमा कार्यक्रम में महिला पैनल चर्चा भी हो रही है। पणजी में चल रहे इस महोत्सव में फ्रेंच और कोसोवो की संयुक्त प्रस्तुति ओडिसी ऑफ जॉय ने भी फिल्म प्रेमियों को अपनी ओर आकर्षित किया। वहीं एक्टर अनुपम खेर ने अपने मास्टर क्लास गिविंग अप इज नॉट अ चॉइस में अपने अनुभव साझा किए। तो आप देख रहे थे आज की 10 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों का विश्लेषण, जिसे हमारे संवाददाताओं ने आप तक पहुंचाया। हम उम्मीद करते हैं कि रिपोर्ट एट 10 में खबरों का यह विश्लेषण आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।